Okay, a very good evening to all of you. This is Devashish Pandey. Welcome you all to Prime Time with Devashish on our channel, जिसका नाम है Judiciary World. Am I clearly visible and audible? Sincere apologies for the delay. Yeah. So let's begin with our session. आ जाइए. Okay. A very good evening to all of you. This is okay. Everything is visible, audible, everything good to go. चलिए जी, शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले तो थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए सॉरी. एक्चुअली एक और शुभम सर का क्लास चल रहा था, तो वो क्लास का ओवरलैपिंग होने की वजह से ये डिले आ गया. ठीक है, तो सिंसियर अपॉलॉजीज फॉर द सेम. वी आर गुड टू गो नाउ. Let's start with our session. So from today we are starting with a new exercise, जिसमें हम यूपी एपीयू को टारगेट करते हुए कहीं ना कहीं यूपी पीसीएसजे की भी तैयारी करने वाले हैं. यूपी एपीयू के लिए 500 एमसीक्यू की एक सीरीज लेके आया हूं मैं, जिसमें हर स्फीयर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे. उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे हमें आसानी से वो इंफॉर्मेशन याद हो जाए. So this is the broad agenda of today's session, जिसमें हम today's session ही अगर आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला और आपको ये हेल्पफुल लगा तो we can continue it till the UP APO exam. तो उस टाइम तक करीब 500 MCQs भी हो जाएंगे और कुछ बहुत सारे टॉपिक्स भी आप सीख जाएंगे. ठीक है, तो दैट इज द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सीरीज. बिफोर वी स्टार्ट मैं 2 मिनट लूंगा आपको समझाने के लिए कि किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम को जब आप टारगेट करते हो जिसमें जीके जीएस का एक पोर्शन होता है, तो हाउ यू शुड स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन, या आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मैं 5 मिनट बात करूंगा एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस. राइट, चलिए जी. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स देखो, जब आप बात करते हो किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की, जहां पे आपका जीके जीएस का पोर्शन आता है, तो ये जो जीके जीएस होता है उसमें कैटेगोरिकली कुछ पार्ट्स होता है. ठीक है, अपन उन पार्ट्स को समझेंगे और अपन समझेंगे कि कैसे किसी जीके जीएस वाले पोर्शन को हम मास्टर कर सकते हैं. तो जनरली किसी भी पेपर में जहां पे जीके जनरल नॉलेज या जनरल साइंस का पार्ट आता है, उसको हम ब्रॉडली 5 एस्पेक्ट्स में बांट सकते हैं. पहला एस्पेक्ट होता है आपका करंट अफेयर्स. किसी भी पेपर में जो करंट अफेयर्स का वेटेज होता है वो जनरली ज्यादा ही देखा गया है. ठीक है, किसी भी पेपर में, जैसे आप मान लीजिए अगर आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको लगभग 20 क्वेश्चंस, तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स पे मिल सकते हैं. किसी पेपर में 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको 15 से 20 मिल सकते हैं करंट अफेयर्स पे. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो करंट अफेयर्स होता है. अब करंट अफेयर्स में भी आपने ये समझना है कि आपको 1 साल से आगे तो जाना ही नहीं है, और 1 साल से कम में भी अगर आप 8 से 10 महीने के करंट अफेयर्स कर लेते हैं बिफोर द एग्जाम, तो दैट आर मोर देन इनफ. अब करंट अफेयर्स को जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक और चीज आपको समझनी है कि सारा करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आप यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हो, आपको ये नेचर समझना है पेपर का, चाहे वो यूपी एपीओ का हो, चाहे यूपी पीसीएसजे हो, चाहे बिहार का एग्जाम हो, और फॉर दैट मैटर जो भी जनरल नॉलेज एमपी डीजेस या कहीं पे भी आती है, तो उसको अपन समझेंगे कि उसका लेवल क्या होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सही अप्रोच से पढ़ना शुरू हुए करंट अफेयर्स, तो आप देखोगे और पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस करोगे तो जनरली वो क्या पूछते हैं, आपसे ओलंपिक्स के बारे में पूछेंगे, आपसे नोबेल प्राइज के बारे में पूछेंगे. ठीक है, आपसे जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं उसके बारे में पूछेंगे. अब मान लीजिए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसी बड़ी कॉर्पोरेशंस के होंगे तो उनको पूछा जाएगा. अब एसबीआई के चेयरमैन चेंज हुए हैं तो वो आपसे पूछा जाएगा. रेलवे बोर्ड के चेंज हुए हैं तो आपसे पूछा जाएगा. अब यूको बैंक के चेंज हुए हैं तो चांसेस है कि वो नहीं पूछा जाए. तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज स्किप. उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो भी देश में या दुनिया में कुछ ऐसी बड़ी चीज हो रही है जो पहली बार हो रही है, वो हमेशा से आपके लिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट हो जाती है. रीसेंट बुक जो हमारी सोसाइटी में, देखो करंट अफेयर्स के साथ ये भी आपको समझना है कि ऐसा नहीं है जो भी आपकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन आती है वो बिल्कुल बाहर से आ जाती है. कई बार ऐसा होता है कि आपके जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करंट अफेयर से बनता हुआ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करना है व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स. ठीक है, तो पहला पार्ट है आपका करंट अफेयर्स. दूसरा पार्ट होता है जिसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं किसी भी जीके जीएस के पोर्शन में, वो होता है आपका पॉलिटी. ठीक है, जिसमें आपके मेनली देखो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अपन सिनोनिमसली सारे एग्जाम्स में यूज करते हैं, बट जनरली समझा जाए तो पॉलिटी वो पार्ट होता है, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर हटा दें
तो बचा हुआ पार्ट जो होता है वो पॉलिटी कहलाता है, जो गवर्नेंस से डील करता है। जनरली ये अंडरस्टैंडिंग होती है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की, लेकिन अगर अपन पॉलिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं तो उसमें मेजरली क्या क्या चीजें आती हैं, मेजरली उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे सवाल बहुत आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पे सवाल आते हैं। उसके बाद आपके छोटे छोटे एरियाज जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हो, जैसे आपका एडवोकेट जनरल पे आ जाएगा, अटॉर्नी जनरल पे आ जाएगा, या आपके शेड्यूल्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लिया जाएगा, आपके राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पॉलिटी के डोमेन में आते हैं। तो ये होता है सेकंड नंबर पॉलिटी। थर्ड नंबर, और सीक्वेंस आपका किसी भी तैयारी में इस तरीके से ही फ्लो करना चाहिए। तो आपने जो सबसे बड़ा चंक था किसी भी पेपर का, पहले वो तैयार किया, उसके बाद आपने पॉलिटी तैयार किया। पॉलिटी में आपके बिल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे और क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी के बाद आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी अगर देखो, अगर बहुत बड़ा पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपके तीनों से आते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से। बट जनरली जो देखा गया है कि सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री को दिया जाता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री को दिया जाता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको सबसे पहले पढ़नी है, उसके बाद आपको मेडाइवल पढ़नी है। मेडाइवल में बेसिकली आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना होता है और उसी से जनरली क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हो, लेकिन एंशिएंट से बहुत कम सवाल जनरली देखने को मिलते हैं। तो आपका जो पैटर्न रहेगा, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में मॉडर्न, फिर मेडाइवल। टाइम बचे तो एंशिएंट पढ़ना। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन आता है उसको अपन कहते हैं मिसलेनियस वाला पोर्शन। मिसलेनियस में क्या आता है? अब मिसलेनियस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और अगर आपने मिसलेनियस किसी भी जीके का प्रिपेयर कर लिया, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, सब देते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स जो होता है वो आपके मिसलेनियस से आते हैं। सर मिसलेनियस में क्या क्या चीजें आती हैं? मिसलेनियस में आपके बुक्स एंड ऑथर्स आ जाएंगे, आपसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक पूछी जा सकती है, इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी जा सकती है, डीपेस्ट पॉइंट पूछा जा सकता है, आपसे नेशनल पार्क पूछा जा सकता है, हालांकि वो ज्योग्राफी में भी आ जाएगा बट मिसलेनियस में भी आता है। आपसे फोक डांसेस पूछे जा सकते हैं, आपसे बुक्स एंड ऑथर पूछे जा सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, और इस तरह के जो बेसिक चीजें होती है ना, ये आपकी मिसलेनियस में आती है। तो मिसलेनियस के जो हेड्स है ना, उनको तैयार करना सबसे जरूरी है। कंट्रीज की कैपिटल पूछ ली जाती है, उनकी करेंसी पूछ ली जाती है, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूछ ली जाती है, उनकी पार्लियामेंट पूछ ली जाती है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन मिसलेनियस। अगर आपने मिसलेनियस के 15 टॉपिक्स बना के, 15 से 20 टॉपिक्स बना के उनको तैयार कर लिया, तो आप देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एज हो जाएगा। सब पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या नाम है, हिस्ट्री पढ़ लेते हैं सर, ठीक है, पॉलिटी पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस का एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम स्किप कर देते हैं, और उस पर हमको ध्यान देना चाहिए। और मिसलेनियस के बाद लास्ट आपका आता है, जो आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ये आपका जीके का है, जनरल साइंस होगा तो कुछ साइंस के भी क्वेश्चंस आएंगे, वो भी एक पार्ट हो जाएगा जहां पे साइंस भी पूछी जाती है। जैसे बिहार में यूपी एपीओ और यूपी पीसीएसजे में भी कुछ साइंस के सवाल आते हैं, लेकिन वो बहुत एलिमेंट्री होते हैं, उसके लिए अलग से साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने साइंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगा लिए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो साइंस का पार्ट आप कवर कर लें, ठीक है। सो दीज आर द 5 पार्ट जिसमें ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में आपके क्या आता है? सर ज्योग्राफी में सब लोग फिजिकल फीचर पढ़ना शुरू कर देते हैं, बस उतना ही उनको समझ में आता है, हिमालय है, ये डेक्कन प्लेट्यू है। उसमें बहुत सारी और चीजें हैं, जैसे माउंटेन्स एंड पासेस, बहुत पूछा जाने वाला सबसे फेवरेट सवाल है, आपसे हमेशा पूछा जाएगा, शिवकिला पास कहां है, जोजिला पास कहां है, नाथुला पास कहां है, रोहतांग पास कहां है, ये पूछे ही जाते हैं। और जब से लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है और जम्मू कश्मीर स्टेट बन गया है, तो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ क्वेश्चन जो बनता है वो इन्हीं पासेस का बनता है। क्योंकि पहले जो आपके पासेस थे, पीर पंजर था, बरनैल पास था, और आपका ये 2-3 पासेस थे जो जेएनके और लद्दाख को मिला के आते थे। लेकिन जब से लद्दाख एक यूटी बना है, तब से ये जितने पासेस थे, तुम्हारे जोजिला हुआ, ये सारे इस तरफ चले गए हैं लद्दाख में, खारडुंगला हुआ, ये लद्दाख में चले गए। तो अब क्वेश्चन इसके बनने की बहुत सारी संभावना है कि सर कौन सा लद्दाख में है, कौन सा जम्मू कश्मीर में है। तो पासेस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, रिवर्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, क्लाइमेट पे हमेशा क्वेश्चन आता है, रिट्रीटिंग मानसून के बारे में आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में सवाल आता है, इसके बारे में आता ही आता है, क्रॉप्स के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, कौन सा रावी है, कौन सा खरीफ है, ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप रादर देन बस कुछ भी उठा के जीएस में पढ़ने लगे, इससे बेहतर है कि ऐसे अपना एक चार्ट बनाओ और उसके हेड्स बनाओ कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद उसको टारगेट करके पढ़ोगे तो आप देखोगे विद इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड ग्रिप ऑन द जीके जीएस पोर्शन, ठीक है।
सो दैट इज द एजेंडा ऑफ टुडेस क्लास टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अब हम करेंगे क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं मैं। कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ आपको उस पे और भी चीजें देता रहूं मैं इंफॉर्मेशन, और आपको अच्छी तरीके से याद करूं, इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो लेट्स बिगिन विद अवर सेशन। फटाफट से करते हैं द फर्स्ट। आज सॉरी थोड़ा सा क्लास डिले हो गया, एक्चुअली में शुभम सर की भी क्लास चल रही थी टीपीए की, उसके बाद ये क्लास थी, तो वो एक्चुअली एक क्लास खत्म होने के बाद 10-15 मिनट का बफर टाइम होता है, तभी दूसरी क्लास शुरू हो पाती है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बट कल से अपन टाइम मैनेज कर लेंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने। आई होप विजिबिलिटी क्लियर है। एक बार मैं तब तक वो भी देख लेता हूं, आप लोग देखिए। सर यूपी पीसीएसजे के लिए सफिशिएंट होंगी क्लास? देखो सफिशिएंट तो नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये आपको कॉन्फिडेंस दिला देंगी। पॉसिबिलिटी है कि 30 से 40% क्वेश्चन इससे आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, बट हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मुझे दिख रही हैं वो सारी मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दैट्स द लॉजिक, ठीक है। चलिए जीके का प्लस में अभी कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज बीन ओपन। अब देखो सबसे लॉजिकल बात यहां पे क्या आती है कि ये इंडिया का पहला है। जो मैंने आपको समझाया अभी कि कोई भी चीज देश में पहली बार बनी होगी तो वो इंपॉर्टेंट होगी, और ये एक अलग तरह का रॉक म्यूजियम है। रॉक म्यूजियम का क्या मतलब है? यहां पे सारे तरीके के रॉक्स डिस्प्ले होंगे। रॉक्स किस तरह के डिस्प्ले होंगे कि किस रॉक से किस रॉक को हम करते हैं उससे गोल्ड निकलता है, सिल्वर निकलता है, डायमंड निकलता है, कौन से रॉक से क्या मिनरल्स मिलते हैं, उनका एक पोर्ट्रेयल होगा कि सारे रॉक्स लगे होंगे। आप जाके वहां देख सकते हो कि इससे ये मिलता है, इससे ये इस तरह का रॉक होता है, इसका फाउंडेशन यह होता है, या ये कहां मिलता है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम में दी जा रही है। ये ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे आपका? ये हैदराबाद में है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ओपन रॉक म्यूजियम कहां पे? हैदराबाद में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब इंपॉर्टेंट है मिनिस्टर्स को भी याद रखना, हालांकि पोर्टफोलियो चेंज होते रहते हैं तो आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है कि कब कौन से मिनिस्टर चेंज हुए हैं। बट फिलहाल के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम अभी हैं तो अभी हाल फिलहाल में पोर्टफोलियो चेंज नहीं होने वाले हैं, वो 2-2.5 साल बाद होते हैं गवर्नेंस के। तो अभी के लिए आप याद रख सकते हो जो भी मिनिस्टर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट है जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्होंने ये किया है, मैंने आपको समझा दिया कि द म्यूजियम डिस्प्लेज 35 different types of rocks from different parts of India with ages ranging from 3.3 billion years ago to around 55 million years of Earth's history। तो सबसे पुराने रॉक और ये सब चीजें हैं, ये अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने को ये याद रखना है कि हैदराबाद में रॉक म्यूजियम बना है, ठीक है। हैदराबाद को जनरली आप देखते हो कि वहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत सारे हब हैं, बट ये रॉक म्यूजियम के कंटेक्स्ट में हैदराबाद को लिया गया, तो कुछ भी और आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। द second question is J.J. Thomson received the Nobel Prize for Physics, Nobel Prize in Physics for the discovery of J.J. Thomson। ये कुछ बेसिक सवाल हैं जो अपन 8th 9th में पढ़ते आ रहे थे, लेकिन हमें इन पे कंफ्यूजन हो जाता है। अभी J.J. Thomson आपको पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से कोई एक चीज था, बट वो क्या था यहां पे इसका जवाब देना है। बताइए। स्क्रीन लाइट है यार। देखो आज मैं पहले दिन लेके आया हूं क्लास, तो थोड़ा सा मैं इंप्रोवाइज करूंगा इसमें कल, और इसको डार्क कर लूंगा, और क्या नाम है जो भी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दो तो शायद दिख जाए, और फोटो वोटो भी लगा लूंगा। सो द करेक्ट आंसर इज J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, मतलब उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। प्रोटॉन के लिए कौन था? रदरफोर्ड। याद आया? ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, पक्का से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने किया था? चैडविक। ये नाम आपने पक्का से पढ़े होंगे, बट अगर आपको रिवाइज नहीं रहेंगे तो आप भूल जाओगे। तो सर J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने करी थी। पूरा नाम जानने की जरूरत नहीं है, सर जेम्स चैडविक नाम था, बट ठीक है मैं कल कर दूंगा। जो भी बैकग्राउंड का प्रॉब्लम है उसको हम कल रिजॉल्व कर लेंगे। फोटोज वोटोज भी यहां पे लगा देंगे, थोड़ी और इसको बेहतर बनाएंगे। सब आपके प्यार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे वीडियो, आपके कमेंट आए, आपने वीडियो लाइक किया, तो हम और सीरीज लाएंगे। अच्छा नहीं लगा तो हमें स्विच करना पड़ेगा किसी और चीज पे, ठीक है। तो J.J. थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये कैथोड रे ट्यूब भी एक वर्ड आपको याद रखना है। ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए यूज हुआ था। उसमें बहुत तेज मूविंग पार्टिकल्स डाले गए थे, तमाम चीजें थी। साइंस पे अपने को नहीं जाना है, बट इतना बस ध्यान रखना है कि कैथोड रे ट्यूब जो है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। J.J. थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक।
अब जब नोबेल प्राइज की बात आ ही गई है तो आपको बताऊं कि नोबेल प्राइज जो है वो एल्फ्रेड नोबल के नाम पे रखा गया। उनकी एक विल थी जिसके तहत नोबेल प्राइज दिया जाता है। एल्फ्रेड नोबल जो थे वो स्वीडिश के एक केमिस्ट थे, ठीक है, और अभी जो दिया जाता है लेकिन वो नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। इसकी प्राइज टेकिंग सेरेमनी होती है, बट इट इज गिवन ऑन द नेम ऑफ एल्फ्रेड नोबल हु वाज अ स्वीडिश केमिस्ट, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब नोबेल प्राइज की बात आ ही रही है तो इस साल के नोबेल प्राइज भी देख लो। जब इस साल के आप नोबेल प्राइज देखते हो तो आप ये समझो कि नोबेल प्राइज हुआ, ओलंपिक्स हुआ, आपके ये जो टेनिस के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ये हुए, पुलिट्जर प्राइज हुआ। ये 5-6 ऐसी चीजें हैं जिनमें से 2 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है, आप सोचो वो मिलने ही मिलने हैं, और ये मिसलेनियस के पार्ट है। तो अगर आप देखोगे नोबेल प्राइज तो फिजिक्स में आप देखो इनके नाम पूरे याद करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम याद करने का तरीका होता है कि जो भी नाम लिखे हुए हैं अपने को वहां पे ऑप्शंस मिलेंगे, अपने को ऑप्शन से उसको स्ट्राइक आउट करना है। तो अपन क्या करेंगे, जो भी नाम आसान लगेगा उनका एक कॉम्बो बना लेंगे, ठीक है, उनका अपन कॉम्बो बना लेंगे। जैसे फिजिक्स में बात आई है, 3 लोगों को मिला है, मनाबे, हैसेलमैन और पारसी, ठीक है। पारसी है, उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी होगा, यहां पे आइडिया किसी को ऑफेंड करने का नहीं है, आपको याद कराने का है। तो मनाबे, हैलेसमैन, पारसी, इनको मिला है फिजिक्स के लिए। अब इस नाम को आप रट के याद कर लो ताकि कहीं पे भी आपको दिखेगा तो ऑप्शंस में आप बता दोगे कि फिजिक्स में किसको मिला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है लिटरेचर का प्राइज, क्योंकि पहली चीज तो इनका नाम आसान है, क्रिकेटर अब्दुल रजाक से आपको याद रहेगा। गुरना भी याद रह सकता है, बट अब्दुल रजाक अपना पाकिस्तान के ऑलराउंडर थे, बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर थे पाकिस्तान के, तो उनका नाम अब्दुल रजाक था, तो उसके नाम से आप नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस कैटेगरी में एक ही इंसान को मिला है। जनरली जिस कैटेगरी में एक ही इंसान को मिलता है वो आपके एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में बेंजामिन याद रखो और मैकमिलन याद रखो, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन से याद रखो, मैकमिलन याद रखो, मैकमिलन आपका एक क्रिकेटर है, ठीक है। इधर पे नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, तो यहां पे आपको देखना है फिजिक्स अलग चीज है, यहां पे अगर फिजियोलॉजी लिखा हुआ है सिर्फ तो आप इसको फिजिक्स नहीं समझोगे, दिस इज फिजियोलॉजी, दिस इज रिलेटेड टू मेडिसिन। इसमें मिला है डेविड और एडम, डेविड एडम ऐसे नाम याद रखो। और नोबेल प्राइज फॉर पीस हमेशा पूछा जाता है। देखो पीस और लिटरेचर है, अगर पेपर सरल आएगा तो पीस और लिटरेचर पूछा जाएगा, अगर पेपर कठिन आएगा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पूछा जाएगा। ये लॉजिक होता है। पांच कैटेगरीज में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और लिटरेचर। 5 कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है। आपको हर बार का याद करना ही है किसी भी एग्जाम से पहले। वैसे तो दिसंबर में दिया जाता है, तो एपीओ के एग्जाम और होपफुली यूपी पीसीएसजे के एग्जाम तक भी चेंज नहीं होंगे ये, तो इनको आप याद कर ही लीजिए। 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। मारिया और डेमिट्री, ठीक है, मारिया डेमिट्री इनको मिला है पीस के लिए। लिटरेचर का आपको याद ही रहेगा अब्दुल रजाक, फिजियोलॉजी का डेविड एडम, केमिस्ट्री का बेंजामिन मैकमिलन और इसके मनाबे हैसेलमैन पारसी, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए ताकि आपको वहां जाके क्लिक हो जाए, नोबेल प्राइज से सवाल जरूर आता है, ठीक है, नोबेल प्राइज से सवाल जरूर आता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हु रिसीव्ड द वेरी फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज इन 1901। अभी किसी ने बोला था कि 1901 में सर प्राइज स्टार्ट हुए थे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही थी शालू पनवर जी ने, 1901 बाय स्वीडिश एकेडमी, एग्जैक्टली। तो यहां पे ये बताइए कि फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ये जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि इन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी। तो जनरली भी पूछा जा सकता है आपसे कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी। दैट इज ऑल्सो अ रिलेवेंट क्वेश्चन, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट किया है। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिला था? विल्हेल्म रॉन्गटन, ठीक है, विल्हेल्म रॉन्गटन, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, डिस्कवर्ड एक्सरे रेडिएशंस। दिस एक्सरे ट्यूब became a frequently used instrument in medicine after this discovery। तो एक्सरे की स्थापना किसने की थी? रोटेंगन, ठीक है, विल्हेल्म रोटेंगन, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has received the best state category?
विच स्टेट, ऐसा लिख लो, बेस्ट स्टेट कैटेगरी अवार्ड इन द रिसेंटली गिवन नेशनल वाटर अवार्ड्स फॉर द ईयर 2022। अब देखो सर, वैसे तो तमाम अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये नेशनल वाटर अवार्ड है और इस तरह की जो चीजें होती हैं जो थोड़ी सी क्या नाम है, जिस तरफ आजकल सोसाइटी ज्यादा ध्यान दे रही है, उससे रिलेटेड जो अवार्ड होते हैं, जागरूकता से रिलेटेड, उन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है नेशनल वाटर अवार्ड 2022। सिंपल है सर, उत्तर प्रदेश को मिला है। यूपी एपीओ की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो, हमारे स्टेट को मिला है बेसिकली वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है कि आपकी ये प्रोवाइड किया गया थर्ड नेशनल डिस्ट्रिक्ट बेस्ट स्टेट परफॉर्मिंग टुवर्ड्स द कंजर्वेशन, मतलब आपने कोई नई नई टेक्निक्स लाई हो जिससे वाटर कंजर्वेशन हो सके, ये काम करने वाला स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब जब पानी की बात हो ही रही है तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अभी हमारे देश में सबसे ज्यादा पानी के कंटेक्स्ट में चलने वाली जो योजना है या प्रोग्राम है वो नमामि गंगे मिशन है। नमामि गंगे मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें गंगा को क्लीन करने की बात हो रही थी और शुरुआत में उसमें 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अब 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है, क्योंकि नमामि गंगे अब स्प्रेड हो चुका है और देश की सारी नदियों को साफ करने का काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अभी न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो अब नमामि गंगे के अगर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं तो वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसका आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है वो नमामि गंगे के नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, जी अशोक कुमार, ये ASOK है, ठीक है, अशोक कुमार, ये नमामि गंगे के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए। ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, चेस ग्रैंड मास्टर पे आपके यहां अक्सर सवाल देखने को मिले हैं और ये पूछे जाते हैं। तो 73rd चेस ग्रैंड मास्टर, अच्छा ये मैंने और क्यों दिया है इसको भी एक बार समझ लो। 73rd चेस ग्रैंड मास्टर पूछ रहे हैं, ये मैंने क्यों दिया है, क्योंकि अभी आज कितनी तारीख है, 26 है, 28 जुलाई से अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो तो 28 जुलाई से चेन्नई में एक चेस ओलंपियाड स्टार्ट हो रहा है। चेस ओलंपियाड स्टार्ट हो रहा है, पहली बार हो रहा है चेन्नई में। ये भी आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, मैं आपको ऐसे ही नहीं कोई भी चीज बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी इसका इनॉग्रेशन किया है और उन्होंने क्या किया है, एक मशाल थी जो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी को दी गई और वो उसको कैरी करके हर स्टेट्स में जाएंगे और ये जो मशाल है ये चेन्नई पहुंचेगी आफ्टर कवरिंग ऑल द स्टेट्स और उसके बाद वहां पे ये ओलंपियाड हेल्ड होगा। तो कहने का मतलब चेस की दुनिया में अभी हमारा जो देश का गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा एग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और लेटरली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता जाता है। तो 73rd चेस ग्रैंड मास्टर जो है वो हमारे बने हैं भारत सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत सुब्रमण्यम बिकेम द 73rd, ही सिक्योर्ड द, ये तो बाकी इवेंट्स की बात है, लेकिन आप बाकी इवेंट्स को छोड़ दो और उसमें इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ है वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 73rd चेस ग्रैंड मास्टर इंपॉर्टेंट है। कौन है? भारत सुब्रमण्यम। ठीक है, भारत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये बेसिकली ये बताती है कि किस कंट्री में जेंडर गैप कितना ज्यादा है, ठीक है, और कब तक हम इस जेंडर गैप को कम करके बराबर पे आ सकते हैं। इस तरह की एक रैंकिंग है जो दी जाती है। तो यहां पे सवाल यह है कि ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा होती है। अब आपको लग सकता है यूएन विमेन हो सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तो आपको लगेगा नहीं और वर्ल्ड बैंक भी आपको नहीं लगेगा, इन दोनों में लगेगा। ठीक है, इन दोनों में लगेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, ये क्या बताती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये बताती है और इंडिया की इसमें रैंकिंग 135 थी आउट ऑफ 146 कंट्री, लेकिन ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए 4 से 5 रैंकिंग इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जो बताता है कि आपके देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, कितनी कंट्रीज में आपको इनकन्वीनियंस नहीं होगी अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, या फिर आपका होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या टूरिज्म इंडेक्स, या और इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं ना, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। ये इंडेक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बस आपको ये याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रीसेंट रैंकिंग आई है उसके हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो 85th है।
85th है इंडिया का रैंक। अप्रैल में आई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग, फर्स्ट नंबर पे जापान है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही चलता रहा, क्लास में आप लोग का सपोर्ट मिलता रहा, तो बेटा 83rd जो आई थी, नहीं मैं बता रहा हूं आप लोग को, मैं शालू जी आप लोग को बता रहा हूं एक बात, ये हेनले पासपोर्ट अभी हाल में 2 बार निकला है। ठीक है, एक बार दिसंबर में निकला है, एक बार अप्रैल में निकला है। वो बेसिकली 2021 का कोरोना की वजह से नहीं निकला था, वो डिले हो गया। 2 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो जो सबसे रीसेंट वाला है उसमें मैं आपको 85th रैंक बता रहा हूं। ठीक है, जो रीसेंट वाला है, जो अप्रैल में आया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आपको कभी कभी देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार और चेक कर लेना आप, इसमें दो रैंकिंग्स आई हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, विच कंट्री वॉज द टॉप चॉइस ऑफ इंडियन नेशनल हु रिनाउंस्ड देयर इंडियन सिटीजनशिप इन 2021? ये सवाल ये पूछ रहा है कि इंडिया के लोग अगर अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस करते हैं तो फिर कौन सी कंट्री में वो सबसे ज्यादा सिटीजनशिप लेते हैं, ये क्वेश्चन है। कि अगर आप इंडिया से छोड़ रहे हो तो सबसे फेवरेट आपकी डेस्टिनेशन क्या होगी या कंट्री कौन सी होगी जहां आप जाओगे। लॉजिकली समझ में आता है, अपने लोगों का फैंटेसिज्म यूएसए को लेके ज्यादा है, तो यूएसए है। ठीक है, ये सब डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 78,284 इंडियंस ने यूएस की सिटीजनशिप ली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं 1955 के, तो उसमें टर्मिनेशन के 3 ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि आपकी सिटीजनशिप कैसे खत्म हो सकती है। तो उसका एक ग्राउंड यही है कि अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी। एक रिनाउंस हो सकती है और एक अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती करी है तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। आपको पता है आर्टिकल 11 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बना सकते हो। देखो, कैटेगोरिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप के प्रिंसिपल दिए हैं वो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब कौन कौन भारत का सिटीजन होगा या रीसेंट टाइम में सिटीजनशिप कैसे गवर्न होगी उसके बारे में हमारा संविधान बात करता है। अगर हम उसके बाद की डिटेल्ड सिटीजनशिप की बात करते हैं तो वो हमारा सिटीजनशिप एक्ट बात करता है। ठीक है, तो उसके ऐसे ही आपको ट्रिविया दे दिया मैंने, इंपॉर्टेंट उतनी ज्यादा नहीं है। In which city Ministry of Culture hosted the धर्म चक्र डे 2022 सेलिब्रेशन? ये धर्म चक्र डे, ठीक है, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूं, अगर किसी को पता है तो इसके बारे में बताए। धर्म चक्र, ठीक है, धर्म चक्र डे, दिस वॉज हेल्ड इन सारनाथ। देखो, धर्म चक्र डे या इसको धर्म चक्र परिवर्तन डे बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था और एक और इंफॉर्मेशन थी कि इसी दिन पे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने अपना धर्म चेंज करके बुद्धिस्ट बने थे। ठीक है, तो दैट वाज द डे। ये सारनाथ में ही हुआ था, इसलिए इसको सारनाथ में मनाया जाता है। चलिए, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इंपॉर्टेंट है कि ये 4 जगह, जब बुद्धिज्म के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है, तो ये 4 जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होली प्लेस है। पहले अब बोधगया में लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिला था। सारनाथ में बुद्धा जी ने अपना पहला सरमन दिया था। ठीक है, सारवस्ती, ही स्पेंड द मोस्ट चौतरमास हियर एंड ऑफर्ड मोस्ट ऑफ द सरमन्स। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कुशीनगर में यहां पे इनको महानिर्वाणा प्राप्त हुआ था। ठीक है, सो दीज आर द 4 प्लेसेस दैट आर इंपॉर्टेंट। इसके लिए साथ में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हुई हैं, ठीक है, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। उसका पैटर्न कौन था, किंग कौन था, ये सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है। अगर समय मिलेगा तो किसी दिन इसकी भी लिस्ट दे दूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जिधर पे भी आप पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, एक काम करो, ठीक है, पीछे की साइड पे कुछ टॉपिक्स लिखते जाओ। उन टॉपिक्स पे आपको हमेशा काम करना है, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल या जैन काउंसिल, ये इस पे एक क्वेश्चन हमेशा मिलता ही है। ठीक है, नोबेल प्राइज पे क्वेश्चन मिलता ही है। आपके विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन पे एक क्वेश्चन मिलता ही है। उसके अलावा आपके ओलंपिक्स आपने पढ़ने ही है। तो मेरा कहने का मतलब इनको लिस्ट बनाते जाओ, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो कल से मैं ये भी कर सकता हूं कि एक एक टॉपिक के बारे में अपन पहले बात कर सकते हैं शुरुआत के 15-20 मिनट, और उसके बाद एमसीक्यू कर सकते हैं। तो इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं, डिपेंडिंग हाउ डज इट गोस। हु हैज बीन इलेक्टेड द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबको पता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, 2 चीजें याद रखना। पहली तो ये 15th प्रेसिडेंट है, द नंबर, जो सारे नंबर इंपॉर्टेंट है। CJI साहब कौन से नंबर के हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कौन से नंबर के हैं, प्रेसिडेंट साहब कौन से नंबर के हैं, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा सकता है,
तो जिस भी एग्जाम में जा रहे हो आप उनका नंबर हमेशा ध्यान रखो। हमारे प्रेसिडेंट साहब 15th है द्रौपदी मुर्मू, ये कहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ये इंपॉर्टेंट है कि ये उड़ीसा से थी। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन इनके बारे में जनरली इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी सारी चीजें चल जाएंगी। यशवंत सिन्हा जी के अगेंस्ट इन्होंने जीता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, शी इज द फर्स्ट ट्राइबल लीडर टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। पैरा एथलेटिक दीपा मलिक हु हैज बीन अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो पैरा एथलेटिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जो मेन चल रहे हैं, एक ही दो होते हैं जब आप एग्जाम देने जा रहे होते हो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, झारखंड की नहीं है, उड़ीसा की है, एमएलए उड़ीसा से थे। ठीक है, पैरा एथलेटिक दीपा मलिक। ठीक है, इनका नाम याद रखना यार, सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि पैरा एथलेटिक जो थी दीपा मलिक, शी वाज इन द कौन सा खेल से एसोसिएटेड है, तो शॉर्टपुट। ठीक है, शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन अ पैरालंपिक गेम्स एंड वन अ सिल्वर मेडल एट द 2016 समर पैरालंपिक इन शॉर्टपुट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि ये फर्स्ट इंडियन पैरा एथलेटिक थी टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक्स, हेंस हर नेम इज इंपॉर्टेंट, दीपा मलिक। और कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? शॉर्टपुट से। ठीक है, शॉर्टपुट से। अरे यार तुम लोग ये सब मत करो, कमेंट डिलीट मत करो। ठीक है, देखो अपन यहाँ सीखने आए, यहां से आप कम से कम 500 क्वेश्चन अगर सीख लेते हो और उसमें से 20 भी मिल गए, 20 से 25 भी मिल गए, तो आप समझो आपका कॉन्फिडेंस एक तो सबसे ऊपर होगा और कम से कम आपको श्योरिटी रहेगी, जिसकी वजह से उस कॉन्फिडेंस की वजह से और क्वेश्चंस आप सही कर पाओगे। मेरा ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपी एपीओ के पेपर में देना। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू सेट अप अ जस्टिस क्लॉक। Now this is a very important question for any judicial services exam. अगर जुडिशरी में कोई मेजर डेवलपमेंट हुआ है, आप लॉ के स्टूडेंट हो, तो आपको ये क्वेश्चन ना जानना आपके लिए सिन है। जस्टिस क्लॉज बेसिकली क्या बताती है? कितने पेंडिंग केसेस हैं, किस एज ग्रुप से रिलेटेड लोगों के अगेंस्ट केसेस अवेलेबल हैं, कितने एक दिन में डिस्पोज ऑफ किए गए, उसका एक ब्यौरा, या जिसको आप जस्टिस क्लॉक बोलते हो, ये कहां से होगा। ठीक है, तो ये किस में हुआ है? दिस हैज बीन डन इन गुजरात हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट डिजिटल जस्टिस क्लॉक अक्रॉस द कंट्री वाज मेड फंक्शनल इन गुजरात हाई कोर्ट. It was inaugurated by the Supreme Court Judge Honorable Justice D.Y. Chandrachud in the presence of Supreme Court Justice Honorable Justice M.R. Shah and Justice Bela Trivedi as well as the Chief Justice of Honorable High Court Gujarat High Court अरविंद कुमार जी. ठीक है, तो ये गुजरात हाई कोर्ट, इससे ज्यादा सवाल कोई है ही नहीं. ये सवाल आपसे बिल्कुल आपको याद ही रखना है. तो देखिए अभी तक अपन ने क्या क्या क्वेश्चन करे. अपन ने सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन पे ध्यान दिया. ठीक है, ओपन रॉक म्यूजियम के बारे में पढ़ा, अपन ने नोबेल प्राइजेस के बारे में बना, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन किया उधर पे, और ये सारी चीजें अपन करते जा रहे हैं. ठीक है, तो आपको आइडिया मिलना चाहिए, आपको आइडिया मिलना चाहिए कि सर क्या क्या चीजें आएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, which player has been chosen the FIFA Player of the Year Award 2021? देखो, FIFA Player of the Year Award 2021 मैंने इसीलिए यहां पे लिखा है क्योंकि आप लोगों को जनरली लगता है सारा अवार्ड या तो लियोनेल मेसी को गया होगा या रोनाल्डो को गया होगा. ठीक है, मेसी और रोनाल्डो के अलावा आपको कोई भी नाम सूझता नहीं है. बट इस बार अगर आपको चारों ऑप्शन दिए होंगे तो ये दोनों ही नहीं है. ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की. ठीक है, नाम पता नहीं, मैं प्रोनाउंसिएशन मैं खुद ही ये सब आप लोग के लिए निकाल के लाया हूं, तो बहुत ज्यादा मेरा एक्सपर्टीज नहीं है. ठीक है, तो इनको मिला है, ही इज अ फुटबॉलर फ्रॉम पोलैंड. ठीक है, पोलैंड के फुटबॉलर हैं और इनको मिला है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर. तो प्लीज इसको कभी भी गलती से मत लिखिएगा कि मेसी या रोनाल्डो को मिला. इस बार इस क्वेश्चन के आने की बहुत संभावना है क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा भी टेक्निकल होगा, जो पढ़ के नहीं जाएगा वो या तो मेसी लगाएगा या रोनाल्डो लगाएगा. ठीक है, जनरली सब मेसी ही लगाते हैं, बट इसका आंसर मेसी नहीं है. ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, आपका फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच में है, ये बात आपको पता है. फीफा 2022 होने वाला है. ठीक है, फीफा 2022 होने वाला है, ये होने वाला है दोहा कतर. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है.
वैसे तो आपका जो फीफा था वो जून जुलाई में हो जाता है, इस टाइम पे एक्चुअली में फीफा हो रहा होता और आपके लिए एक और क्वेश्चन बन जाता कि फीफा कौन जीता, गोल्डन बूट किसको मिला, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फलाना ढिमकाना, बट अभी नहीं हुआ क्योंकि ये दोहा में हो रहा है, कतर में, और वहां पे इस समय जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री के पार चला जाता है, तो वो खेलने लायक नहीं है फुटबॉल, इसलिए वो दिसंबर में पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस साल दिसंबर में जो फीफा का वर्ल्ड कप है वो कतर में होगा, दोहा में, बट तब तक आपका एग्जाम ये वाला तो हो ही जाएगा, हो सकता है यूपी भी आ जाए, तो आपको टेंशन नहीं है उतनी ज्यादा, लेकिन आपको इतना याद रखना है 2 साल से तो हो नहीं पा रहा है कोरोना की वजह से, ठीक है। ये मैंने बता दिया ना, ठीक है, बेस्ट फीफा। अच्छा, इसमें और आपको अगर जानना है, पिक्ड अप द क्लेमिंग द फर्स्ट प्राइज सेकंड सक्सेसिव ईयर मूविंग 12 months, हाँ, ब्रायन म्यूनिक से खेलते थे। अगर फुटबॉल क्लब पूछा जाए, वैसे क्लब नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना आगे नहीं जाएंगे, तो ब्रायन म्यूनिक जो है वो इनका क्लब था जिससे वो खेलते थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, एक और चीज याद रखना कि एक और अवार्ड आया है जिसको कहा जाता है फीफा द बेस्ट अवार्ड। द बेस्ट अवार्ड वो प्लेयर नहीं है, बेस्ट मेंस प्लेयर नहीं है, द बेस्ट अवार्ड करके वो रोनाल्डो को दिया गया। अब वो क्या है, वो एक नया अवार्ड बनाया गया या कुछ नहीं, भाई मेरा कहने का मतलब है अगर आपको बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बोला जाए तो वो आपके यही थे, रॉबर्ट साहब, और एक और द फीफा द बेस्ट अवार्ड एक रोनाल्डो साहब को भी दिया गया है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका हु वाज शॉट डेड इन सितंबर 2017 वाज पोस्टमसली कन्फर्ड विद द अन्ना पोलिटिकोस्वा अवार्ड 2017। यार थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम, मैं कोशिश करूंगा, घर से 2-3 बार पढ़ के आऊंगा तब आपको समझ में आएगा। आपको पता है गौरी लंकेश, ये एक एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट थे जिनका असैसिनेशन हो गया था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, इनकी स्टोरीज से रिलेटेड बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, आपको सिर्फ इनका नाम याद रखना है, गौरी लंकेश, ठीक है। इनका एक पत्रिका चलता था, लंकेश पत्रिका, अगर पूछा जाए तो, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, कन्नड़ वीकली था जिसका नाम था लंकेश पत्रिका। इनके कंटेक्स्ट में इनको घर के बाहर ही मार दिया गया था बिकॉज ऑफ हर स्टोरीज रिगार्डिंग वेरियस पीपल, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीतनाथ जैन टेम्पल। अजीतनाथ जैन टेम्पल, अजीतनाथ जैन टेम्पल, वन ऑफ द होली जैन तीर्थंकर्स एट तरंगा हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। कहां पे लोकेटेड है? दिस इज लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन गुजरात। बेसिकली ये मैंने आपको इसलिए बताया ये वाला क्वेश्चन क्योंकि अभी यहाँ पे ये जो तरंगा हिल्स है, यहाँ पे अंबाजी आबू रोड का जो एरिया है वहां पे काफी डेवलपमेंट चल रहा है और उसको बहुत ज्यादा डेवलप किया जा रहा है, डेली न्यूज में आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन इससे बन सकता है अजीतनाथ जैन टेम्पल, ये गुजरात में, ठीक है, बस इतना आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांथिया कमीशन। Banthia Commission report, which has been seen in news recently, is associated with which field? Banthia Commission report. अब इसको आपको याद रखना है, बांथिया कमीशन रिपोर्ट आपसे ये पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पूरा नाम है जयंत कुमार बांथिया कमीशन। इन्होंने बात करी है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल बॉडीज इलेक्शन, महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ने मांगा था ये सजेशन, जिसमें लोकल बॉडीज में जो इलेक्शंस होते हैं म्युनिसिपैलिटीज के, उसमें रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन दिए, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को लोकल अथॉरिटीज के इलेक्शन में रिजर्वेशन देने की बात है। तो बस इतना याद रखना, जयंत कुमार बांथिया कमीशन, जयंत कुमार बांथिया कमीशन इज गिवन रिजर्वेशन इन टू लोकल बॉडीज, ठीक है, एमएसपी पे नहीं सर, ठीक है। चलो, रिसेंटली इंडियन फीमेल प्लेयर सानिया मिर्जा हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? सबको पता है लॉन टेनिस से। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट बेसिकली ये है कि अभी इन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो दिसंबर के आसपास होगा 2022 में, उसके बाद शी विल रिटायर फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ जितने भी इंटरनेशनल टेनिस क्या नाम है कॉम्पिटिशंस होते हैं, उससे वो रिटायर करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अब सानिया मिर्जा जो है वो एक पॉपुलर टेनिस प्लेयर हैं, तो उनसे रिलेटेड थोड़ी सी आपको ट्रिविया याद करनी पड़ेगी। इस स्लाइड में नहीं लेके आया हूं, मुझे कल याद दिलाना, तो उनके बारे में, उन्होंने उनके जो मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं या जो भी कुछ उनको कोई भी अगर प्राइज मिला है तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज शी इज इन न्यूज बिकॉज ऑफ हर रिटायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Surrogacy Regulation Act 2021, which was seen in news, is associated with
विच मिनिस्ट्री, कहने का मतलब यहां पूछ रहा है कि सरोगेसी से रिलेटेड लॉज अगर बनने होते हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री की तरफ से आते हैं। कोई भी रेगुलेशंस बननी होती हैं या कोई भी लॉज है या कोई भी गाइडलाइंस है, तो बेसिकली ये जो मैटर है, ये जो टॉपिक है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। सो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस बात को याद रखना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मत लगाना। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि आप देखते ही लगेगा सरोगेसी, वुमेन और चाइल्ड की बात हो रही है तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा। बट इस तरह के जो रेगुलेशंस होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आते हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ कुछ प्रोहिबिशंस लगाए हैं ह्यूमन एम्ब्रियोज पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बाकी सारी चीजों पे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। बस इतना याद रखना है कि इस रेगुलेशन एक्ट को कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो गवर्न करती है। ठीक है, ये वीडियो लाइव के बाद भी रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। Which of the following feature of the Indian Constitution is not borrowed from the British Constitution? देखो पॉलिटी के भी क्वेश्चन, तो मैंने सारे क्वेश्चन मिक्स रखे हैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसको जल्दी जल्दी ही करेंगे, कोई बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, तो आपको पता चल गया ये तीनों तो यहां से है ही है। कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, आपको इस बात के बारे में बिल्कुल अच्छे से जानकारी होगी। ठीक है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ द ONGC कॉर्पोरेशन। बेसिकली वो उनको शुरुआत में इंटरिम बनाया गया था, बट अभी वो बन जाएंगी। तो कौन है वो जो फर्स्ट लेडी है ONGC को हेड करेंगी? इनका आंसर है अलका मित्तल। ये अभी इंटरिम चेयरमैन बनाई गई हैं, बट इंटरिम चेयरमैन का उनका कुछ प्रोसीजर होता है, थोड़े टाइम में वो परमानेंट हो जाएंगे, कुछ ऐसे प्रोबेशन टाइप का मान लो, लेकिन वो है वही बनेंगी अभी चेयरमैन ONGC की। तो फर्स्ट एवर वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ ONGC कौन है? अलका मित्तल। अलका मित्तल। अब ये नाम आपको याद रखना है, आप इसके लिए निमोनिक्स बनाओ, शॉर्टकट्स बनाओ, बट द करेक्ट आंसर इज अलका मित्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन। देखो साउथ पोल को ट्रैक करने के लिए गई थी ये, और इन्होंने अकेले पूरा जो साउथ पोल है, साउथ पोल अपना अंटार्कटिका साइड वाला, उसको पूरा कवर किया है। वो कौन है? वो बेसिकली इंडियन नहीं है, इंडियन ओरिजिन है। वो ब्रिटिश की जो आर्मी है उसमें सर्व करती है, ब्रिटिश की स्पेशल क्वींस आर्मी है उसमें सर्व करती हैं। बट वो कौन है, दैट इज द क्वेश्चन। तो उनका नाम है हरप्रीत चांदी। ठीक है, हरप्रीत चांदी। ठीक है, इनको एक टाइटल भी दिया गया है, इससे शायद आपको याद रहे, इनको पोलर प्रीत का टाइटल दिया गया है, क्योंकि ये साउथ पोल पे गई थी और इनके नाम में प्रीत आता है हरप्रीत से, तो इनका नाम, इनको टैगलाइन दिया गया है पोलर प्रीत। ठीक है, जैसे कहीं से भी आप देखते हो ना, कहीं से भी कोई होता है तो उसको थोड़ा बहुत टाइटल दे दिया जाता है, तो उस हिसाब से इनको दिया गया। हरप्रीत कौर, ब्रिटिश आर्मी मेडिकल ऑफिसर, वो सब छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनका नाम याद रखना है। ये यंगेस्ट है मेरे हिसाब से, ये 32 ईयर्स एज की है, और 32 ईयर्स की एज में इन्होंने साउथ पोल को अकेले वहां तक पहुंची है। ठीक है, समझ में आया? चंगा सी। ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस शुरू करते हैं। आप लोगों को मजा आया? वीडियो को लाइक कर देना यार। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे तो हमें एंथुसियाज्म मिलेगा, हम इसको और अच्छा करके लाएंगे। कल मान लो अगर आप लोग का प्यार मिला तो कल एक दिन ऐसा कर लेंगे, एक दिन अपन पासेस डिस्कस कर लेंगे, एक दिन अपन क्लाइमेट डिस्कस कर लेंगे, एक दिन अपन नेशनल पार्क डिस्कस कर लेंगे, एक दिन डैम्स डिस्कस कर लेंगे, एक दिन फोक डांसेस डिस्कस कर लेंगे, एक दिन कंट्री करेंसी डिस्कस कर लेंगे, एक दिन बुक्स एंड ऑथर्स डिस्कस कर लेंगे। तो हर वीडियो की शुरुआत के 15 मिनट ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, आपको याद होती जाएंगी। थोड़ी थोड़ी निमोनिक्स बनाने की भी ट्राई करूंगा, थोड़ा फोटो वोटो भी लगा के लाऊंगा, थोड़ा सा और आपको अच्छा दिखे, इनको बोल्ड कर दूंगा, जिसको दिख नहीं रहा है कल से दिख जाएगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहता है या नहीं। अगर ये टर्नआउट होता है दैट इट इज हेल्पफुल, तो अपन उसमें मेहनत करके उसको और बेहतर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फीस बढ़ने वाला है। ठीक है, जब आप जानते हो कि हमारे देश की जो जीएसटी काउंसिल है उसने अभी डिसाइड किया है बहुत सारी चीजों पे जीएसटी रेट बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि टेक्सटाइल में, ये आपसे पूछा जा सकता है टेक्सटाइल में कितना % जीएसटी अब लगेगा। तो टेक्सटाइल पे सर 12% लगने लगा है, पहले 5% लगता था। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको समझाया था कि हमारे देश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर हम बात करें तो जीएसटी में क्या होता है कि बहुत सारे गुड्स थे, अलग अलग कैटेगरी में लगता है, 5%, 12%, 18%, 20%, उससे ऊपर, और कुछ कैटेगरीज ऐसी होती थी जिसपे बिल्कुल भी नहीं लगता था या 0% था। तो अभी जो नई टैक्स स्लैब्स आई हैं उसके थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट की जीएसटी चेंज कर दी गई है। तो उसके जो इंपॉर्टेंट होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझाई भी थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा।
पहले अगर 1000 रुपए से नीचे का कोई भी आप होटल में जाते थे तो वहां पे आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता था, अब उस पर भी 5% लगा दिया गया है। बैंक जो चेकबुक इशू करती थी, उस बैंक के चेकबुक के जो चार्जेस होते थे उस पर पहले जीएसटी नहीं लगता था, अब उस पर भी 10% लगा दिया गया है। मेरा कहने का मतलब इस तरह बहुत सारे ये जो आपके डेली यूज के पैक्ड प्रोडक्ट्स थे, दूध, दही, मिल्क, कर्ड, इन सब चीजों पे, इन सब पे भी 5% जीएसटी लगने लगा है, पहले 0 लगता था, पहले वो जीएसटी फ्री थे। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जीएसटी के बारे में मैं इसलिए बता रहा था कि हमारी प्राइस हाइक भी आने वाली है, ठीक है, तो पैसे बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे थे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने की, तो 29 तारीख तक अप टू 30% डिस्काउंट है ऑन ऑल द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप जानते हो हमारा सारथी 2.0 चल रहा है, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ना, सुबह 11 बजे क्लास होती है, आज आर्टिकल 16 पढ़ाया गया है, ठीक है। आपके पास ये सारे सब्सक्रिप्शन प्लान है, आप इनको देख सकते हो। कोड आपने क्या यूज करना है, DPJ10, बच्चे को पता है देवाशीष सर का कोड क्या है, DPJ10, ये कोड यूज करोगे तो 30% तक डिस्काउंट मिलेगा। दीज आर द सब्सक्रिप्शन प्लान्स, तो अगर किसी को लेना है तो सर ले लो, ठीक है। बाकी ये प्लान्स के रेगुलर कॉस्ट है 6 महीने का 34,778, 12 महीने का 47,833, 18 महीने का 58,704। कोड आपने क्या यूज करना है, DPJ10, मिलेगा आपको अप टू 30% डिस्काउंट, और ये वैलिड है सिर्फ 29 तक। यूजिंग माय कोड गिव्स यू एन एडिशनल बेनिफिट। जो लोग मेरा कोड यूज करते हैं उनको मैं थोड़ा गाइड और मेंटर करता हूं टेलीग्राम पे बात करके कि सर क्या चल रहा है आपकी पढ़ाई, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, ये प्लस के बेनिफिट है। प्लस का अपग्रेडेड वर्जन आइकॉनिक कहलाता है, जहां पे आप स्लॉट्स बुक करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, आपको क्वेश्चन आंसर चेक करके मिल सकते हैं, बहुत सारे और एडिशनल बेनिफिट्स हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, कोई अंत नहीं है, कितने भी क्वेश्चंस आपको करवा दूं, लेकिन इतने क्वेश्चन ही याद कर लेना वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कमीशन बता दिया था, सानिया मिर्जा का बता दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरोगेसी बता दिया था, ठीक है। बोरोड ये तो सबको भी पता है। फर्स्ट ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन हो गया, हरप्रीत जी हो गई। ओहो, एवरी ईयर हिंदी दिवस, हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। ओहो, आंसर ही आ गया इसमें। चलो, ऑन 10th जनवरी को मनाया जाता है आपका अंकिता जी 20%, कुछ कोर्सेज में 30 है, अप टू है, मतलब किसी में 30 लग रहा है, किसी में 20 लग रहा है, ऐसा है डिस्काउंट का, ठीक। तो हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे आपका हिंदी दिवस होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट डे मैं आपसे पूछूं तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब आता है, ठीक है। वर्ल्ड ब्रेल डे लुइस ब्रेल के जन्मदिन के पे पूछा जाता है, वो 4 जनवरी को आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो डेज हैं उनको आपको याद करना जरूरी है, जैसे आपका ब्रेल डे हो गया, हिंदी डे हो गया। मैं आपको बहुत सारे चीजें नहीं बोल रहा हूं करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डेट आज के टाइम के लिए है इंटरनेशनल योगा डे। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है ही नहीं, और बहुत परसेंट चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, ठीक है, 21 जून। याद करने का तरीका क्या है, 21 जून को एक और चीज होती है जिसको आप कहते हो समर सॉलिस्टिस, जिस दिन सबसे बड़ा दिन होता है गर्मियों का। ये बात आपने सुनी है, ये 21 जून को होता है। तो इसी दिन, मतलब बिल्कुल भद्र गर्मी में, सबसे बड़े दिन में हम पूरे दिन योगा कर रहे हैं। इस चीज को अगर आप याद रखोगे तो आपको 21 जून याद रहेगा, इंटरनेशनल योगा डे। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ये इस बार की थीम थी। और प्रॉब्लम बात ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल योगा डे पहले नहीं मनाया जाता था, और इंटरनेशनल योगा डे को 2014 में सितंबर में यूएन ने अप्रूव किया था इंडिया के रिकमेंडेशन पे, और सारी कंट्रीज ने उसके फेवर में वोट किया था। उसके बाद इंटरनेशनल योगा डे जो है वो मनाया जाने लगा, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन थी योगा से रिलेटेड मेरे पास, अब वो मुझे अभी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, पीएम्स अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ योगा 2021। जब आप योगा पढ़ ही रहे हो, योगा डे आपने पढ़ लिया, 21 जून पढ़ लिया, योगा फॉर ह्यूमैनिटी पढ़ लिया, तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि भीखू संघ सेना, लद्दाख के हैं मिस्टर भीखू संघ सेना, जैसे भी आपको याद करना हो आप याद करो।
पीएम का देखो, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने योगा का पूरा डेवलपमेंट करवाया कि योगा को मेन स्ट्रीम में लाने की बात करी, ठीक है। अब वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी की थोड़ी सी विचारधारा मिलती है संघ से, तो आप संघ के नाम से याद रख सकते हो कि बीकू संघ सेना, तो संघ से याद रहेगा आपको, उनका नाम संघ सेना लद्दाख के थे। देखो यहाँ पे मैं कुछ भी चीज बोल रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव किसी की भी स्पिरिट या किसी की भी आइडियोलॉजी या किसी भी चीज को हर्ट करना नहीं है। मैं बहुत ही न्यूट्रल आदमी हूँ। आइडिया है कि कैसे चीजें आपके लिए आसान बनाई जाए, उसको लेके अगर कुछ ऊपर नीचे निकलता है तो उसको गलत नहीं लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। चलिए जी, ये समझ में आ गया। एक और दिन बता दो मुझे, एक और दिन बता दो, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हाँ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये भी आता है 5 जून को, 5 जून, 5 जून वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। ओनली वन अर्थ, इस बार इसका थीम क्या था इन्वायरमेंट डे का? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। तो सर सारे डेज नहीं याद करने हैं। अब मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप याद करो जाके कि क्या नाम है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे कहां कब होता है, या वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब होता है, ये नहीं याद करना है। लेकिन योगा डे तो पता होना चाहिए यार, वर्ल्ड एड्स डे पता होना चाहिए, 1 दिसंबर को होता है। मेन जो डेज हैं वो आपको पता होने चाहिए। ओनली अर्थ, ओनली वन अर्थ कि ओनली अर्थ, ओनली वन अर्थ है शायद, हाँ ठीक है, चलो वही है। बताइए, द एम ऑफ एजुकेशन एज स्टेटेड बाय द वुड्स डिस्पैच 1854 was, वुड्स डिस्पैच 1854, वुड्स डिस्पैच। बताइए, वुड्स डिस्पैच ने इंडिया में जब इंडियन एजुकेशन की बात करी थी उसने, तब क्या ऑब्जेक्टिव था उसका? पहले तो मैं तुमको बता दूं, अगर तुम्हें यह बात याद रहेगी तो दो चीजें इससे बहुत बेहतरीन याद हो जाएंगी तुम्हें। एक तो 1854 की बात है, ठीक है। अगर आप देखते हो तो हमारा 1857 में, 1857 में रिवोल्ट हुआ था। 1857 का जो रिवोल्ट था वो हुआ था। तो आपको मैं अगर ये बात बोलूं, अगर मैं आपको छोटी सी एक बात बोलूं कि 1857 में हमारे देश के जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। हमारे देश के जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। और इनके पहले जो थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी साहब जो थे वो कहीं ना कहीं 1857 के पहले थे। तो वुड्स डिस्पैच जो था वो डलहौजी सर के टाइम पे आया था। मैं आपको ऐसे ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने बहुत सारी मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा फ्रेमवर्क में समझा, कब कौन वॉइसरॉय था, कब कौन गवर्नर जनरल था, कब कौन से एक्ट आए, तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। डलहौजी साहब ने टाइटल्स एंड पेंशन्स को अबॉलिश किया था। डलहौजी साहब की एक चीज याद रखना। दूसरी चीज याद रखना, विडो रीमैरिज एक्ट डलहौजी साहब ने पास किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबको पता रहता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो अगर उनके कोई चाइल्ड नहीं होगा तो वो ब्रिटिश एम्पायर में चला जाएगा, रानी की झांसी वाला जो किंगडम था वो सबको पता रहता है। बट वुड्स डिस्पैच जो था वो इनके ऊपर आया था, ठीक है। रेलवेज, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी साहब ने काफी कुछ अच्छा काम किया था। बट एनीवेज, वुड्स डिस्पैच की अगर हम बात करें तो वुड्स डिस्पैच में था द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इशू पता है क्या था? उस समय ये लग रहा था इनको कि जो इंडियंस हैं वो थोड़े से अनसैटिस्फाइड हो रहे हैं, तो अब उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के एजुकेशनल रिफॉर्म की बात हुई थी कि इंडिया में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। उस टाइम में शायद 1 लाख रुपए निकाला गया था इस पॉलिसी के लिए, और ये पॉलिसी बनवाई गई थी कि हम एजुकेशनल वेस्टर्न एजुकेशन को यहां पे स्प्रेड करेंगे इंडिया में और सबका डेवलपमेंट करेंगे। हालांकि ये सिर्फ झूठ था, क्योंकि अगर आप आगे देखोगे तो उन्होंने ये सब स्टैब्लिश इसलिए किया था कि वो अपने ब्रिटिशर्स लोगों को वहां पे जाके ट्रेन कर सके और उसके बाद उनको यूज कर सके इंडिया में रूल करने के लिए। वो अपने आप में एक कहानी है। तो वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड, वुड्स पे सवाल आता ही है, वुड्स डिस्पैच पे सवाल आता ही है। देखो 2-3 चीजें हैं, हंटर कमीशन हुआ, वुड्स डिस्पैच हुआ, कैबिनेट मिशन हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, ये सारे पे सवाल पूछा ही जाता है, तो इनको ही पढ़ना है, बाकी ज्यादा नहीं पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट है द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। दूसरा लिखा है द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन साका एरा एंड हैज इट्स फर्स्ट चैत्र ऑन 22nd March and 21st March in a leap year. The design of the national flag of India adopted by the Constituent Assembly on 22nd July 1947. और फोर्थ है द सॉन्ग जनगण मन
composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly on 24 January 1950 as the national anthem of India. देखो ये चारों इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं लाया हूं कि आप कम से कम ये सीख जाओ नेशनल कैलेंडर हमारा क्या है, फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ और जनगण मन कब अडॉप्ट हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट ए है, क्योंकि वंदे मातरम जो था वो बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था। और संस्कृत में लिखने के बाद जो आनंद मठ थी, जो उनकी आनंद मठ नाम की रचना थी, वो नॉवेल बंगाली में थी। आनंद मठ जो नॉवेल थी वो बंगाली में थी, लेकिन उस आनंद मठ नॉवेल के अंदर जो हमारा नेशनल सॉन्ग था वो संस्कृत में लिखा गया था। अच्छा तुम लोग बताओ, ये दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये जो डार्क में है, कल से सारा फॉन्ट यही रहेगा। आज के लिए क्षमा कर दीजिए, ठीक है, पहला दिन था, मैं भी थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर तो था, कहने का मतलब उसको अब हिट एंड ट्रायल से आएगा तो अपन इसको कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं दीक्षा जी, आई एम रियली सॉरी फॉर टुडे बट फ्रॉम टुमारो इट विल बी इन दिस फॉन्ट, ठीक है। आनंद मठ बंगाली में थी, वही तो अनुप्रिया जी मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पे, आनंद मठ बंगाली में थी, नॉवेल आनंद मठ वाज इन बंगाली, बट जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो वो संस्कृत में लिखी थी। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि इंग्लिश की नॉवेल में आप हिंदी के कविताएं डाल देते हो, उसी तरह से उन्होंने बंगाली की नॉवेल में संस्कृत की कविता डाली थी, तो इट वॉज ऑलवेज इन संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हील्सले स्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा। अब देखो ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो एट कैलकाटा था, यही जाके सुप्रीम कोर्ट बना था। जब हमारे हाई कोर्ट एक्ट आया 1861, उससे पहले हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट था वो फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा को ही बनाया गया था, ठीक है। तो यहां पे पूछ रहा है व्हील्सले साहब ने फोर्ट विलियम कॉलेज किस लिए स्टैब्लिश किया था, ठीक है, बताइए। फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड व्हील्सले। एक दिन आपको सारे गवर्नर जनरल्स भी करा दूंगा मैं, ठीक है। 1800 में बनाया गया। पता है लॉर्ड व्हील्सले को बंगाल टाइगर भी कहा जाता था, बंगाल टाइगर भी कहा जाता था, इनको बंगाल टाइगर भी कहा जाता था, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने सब्सिडरी अलायंस भी करी थी, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी अलायंस बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखो 4-5 आते हैं, वही तुम्हारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सब्सिडरी अलायंस, बंगाल टाइगर, तो ये 15-20 है। इनको अगर आप याद कर लोगे तो आपका हमेशा के लिए काम हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी। इन्होंने प्रेस सेंसरशिप एक्ट भी लाया था, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस क्या मतलब था कि परमानेंट स्टेशनरिंग। देखो सब्सिडरी अलायंस कुछ नहीं था, वो कहते थे कि किसी भी राजा के पास जाते थे और फर्स्ट कौन था, निजाम ऑफ हैदराबाद, जिनके साथ सब्सिडरी अलायंस साइन की थी व्हील्सले ने। उन्होंने ये समझाया था कि सर हमारी आर्मी को आप क्या रहना है, ठीक है, आप अपने इंटरनल मैटर्स देखो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, बदले में आप हमें खाना देते रहे। और उसके बाद थोड़े टाइम में अपनी आर्मी सेटल कर लेते थे, उसके बाद भारतीय राजाओं को बोलते थे कि अब हमारी ही टेरिटरी है। तो दे वांटेड टू ट्रेन द ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इन इंडिया। दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड द व्हील्सले का फोर्ट विलियम कॉलेज। यही बाद में बना था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम इन कैलकाटा वाज फाउंडेड इन 1774 बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मतलब किस एक्ट के थ्रू हमारे देश में पहली बार फोर्ट विलियम कॉलेज जो कैलकाटा में था उसको सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, तो दैट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे 1774 में इसी फोर्ट विलियम कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इट रिप्लेस द मेयर्स कोर्ट ऑफ कैलकाटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड वाज द ब्रिटिश इंडियाज हाईएस्ट कोर्ट फ्रॉम 1774 टू 1862। 1862 में क्या हुआ, 1861 में हमारा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आ गया था, तो इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट हटा दी गई, उसको हाई कोर्ट बना दिया गया और वो भी वहीं पे बना। और 1 जुलाई में जब 1862 में पहली बार बना तो सर बेंस पीकॉक जो थे वो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काम चल जाएगा, ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब कुछ बुक्स हैं, देखो बुक्स के 3 पार्ट है। एक है एंशिएंट हिस्ट्री के, पृथ्वीराज रासो, अर्थशास्त्र, ठीक है, ये सब अभिज्ञान शकुंतलम और पुरानी एंशिएंट। कुछ है आपकी ब्रिटिश इंडिया के टाइम के,
ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की ज्यादा पूछी जाती हैं, बट एंशिएंट की भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद एंशिएंट टाइम से और क्या पूछा जाता है सर, उसके बाद जो अपने ट्रेवलर्स आते थे, फान सांग आया, हेन सांग आया, जितने भी आए, ठीक है, अलबरूनी आया, ये जितने भी आए, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। बस यही ऊपर ऊपर का पढ़ना है। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप सब चीजें ध्यान रखो, लेकिन ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप फिट कर लो, पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, जेम्स मिल, नहीं, हाँ जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इज द 3 वॉल्यूम्स ऑफ वर्क बाय द स्कॉटिश हिस्टोरियन। ये सब छोड़ दो, बस जेम्स मिल की ये किताब है, इसको लिख लेना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पूछा जाता है तो जेम्स मिल आंसर लगा देना, और कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ, पोंचमपाली इन नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, became famous in 1951 because, बताइए जी, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। पंचमपाली इन नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना became famous in 1951 because, पहला, the Bhudan movement was launched there by Vinoba Bhave. The landless peasants rose up in the arms against the landlords. It witnessed violent anti-Hindi agitation. Silk Weavers Cooperative was formed for the first time in India. इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट, द भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट क्या था? भूदान मूवमेंट में विनोबा भावे जी ने बड़े बड़े जो लोग थे, जिनके पास जमींदार थे, जिनके पास बहुत सारी लैंड थी, उन्होंने उनसे अपील करी कि सर आप जो लैंडलेस लोग हैं उनको थोड़ी थोड़ी जमीन दे दीजिए, और ये जो लैंडलेस लोग हैं ये उस पर एग्रीकल्चर करेंगे और किसी भी तरीके से उसको सेल नहीं कर सकते या किसी एग्रीकल्चर के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, बट अगर आप उनको अपनी जमीन दे देते हो यूज करने के लिए तो वो इंसान अपना डेली ब्रेड एंड बटर कमा सकता है। दैट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ भूदान मूवमेंट स्टार्टेड बाय विनोबा भावे। पढ़ लीजिए इसको, यही लिखा हुआ है। वाह, अन्नू जी कह रही हैं ए मे बी बी और डी। सी से क्या दिक्कत थी आपको? सी से क्या दिक्कत थी? हाँ, लूडो वाला हो रहा है, चारों बोल देते हैं, ब्लू इसकी, ग्रीन इसकी, येलो इसकी और रेड इसकी। ठीक है, चारों बोल दो। Who among the following is considered the father of local self government? भाई साहब, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बना ही नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको कहा जाता है? अगर आप यूपी और यूपी एपीओ, यूपी पीसीएजी और एपीओ, इन दोनों के सारे सालों के पेपर निकाल लेते हो तो कम से कम ये सवाल 5 बार पूछा गया होगा। अगर सारे पेपर निकाल लेते हो, आज तक जितनी बार हुआ है, कम से कम 5 बार पूछा गया होगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबको पता है, वेरी गुड वेरी गुड। इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था, इसको छोड़ दो। इसके अलावा हंटर कमीशन जो था वो भी इन्हीं के टाइम पे आया था फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। हंटर कमीशन 2 बार आया था, एक बार जलियांवाला बाग के कंटेक्स्ट में हंटर कमीशन लाया गया था, जब लाला लाजपत जी ने कहा था गो हंटर गो बैक, नहीं साइमन, वो तो साइमन कमीशन था। हंटर कमीशन भी लाया गया था उसी चीज को करने के लिए, और दूसरा हंटर कमीशन आया था एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए। 2 बार आया। ठीक है, तो रिपन, लॉर्ड रिपन 1882। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बता दिया मैंने आपको। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। 1857 का जो रिवोल्ट था वो इनके टाइम पे हुआ था, इस बात को याद रखना। इसके बाद इंडिया में हाई कोर्ट्स जो थे इनके टाइम पे ओपन हुए थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्जन इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 2 चीजें कर्जन साहब के बारे में जाननी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दोनों कर्जन साहब के टाइम पे आए थे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? पहला है सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। देखो ये तीनों सही हैं, ये वाला गलत है। ठीक है, अभी आपको हमेशा याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो पूछी जाती है। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ये तो पूछा ही जाता है। ये जो बुक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया,
ये यूपी का एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये दादा भाई नौरोजी की किताब है। आप पास्ट ईयर पेपर किसी ने लगाए होंगे तो वो भी ये बात को समझेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चन है जो आप लोग हमेशा ढूंढते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल लगता है कि आता है लेकिन वहां पे गलत हो रहा है, बिल्कुल लगता है। अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने नहीं सुना है मुझे बताओ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसने नहीं सुना है? सबने सुना है, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, डलहौजी नहीं लगाओगे क्योंकि डलहौजी कॉमन है, सबको पता है। कैनिंग, कर्जन, रिपन में कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद और करना होता तो मैं लॉर्ड ऑरविन रख देता, इरविन रख देता और चेम्सफोर्ड रख देता और भी रख देता तो और कठिन हो जाता। तो मेरा कहने का मतलब है इसी तरीके की चीजों को फोकस करो ना जो हर बार गलत हो रहा है। The socialist idea of Mohandas Karamchand Gandhi was first put forth in the social ideas। इनके जो सोशल आइडियाज थे गांधी जी के, वो जिस किताब में लिखे गए थे उसका नाम है हिंद स्वराज। बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे तो लॉ स्कूल में पढ़ाई गई थी तो मुझे याद है। हिंद स्वराज में उन्होंने सोशल आइडियाज दिए थे, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है हिंद स्वराज, गांधी जी व्यूज ऑन इंडियन होम रूल, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। और सत्याग्रह जो साउथ अफ्रीका का है, यहाँ पे उन्होंने वहां का स्ट्रगल दिया है। भगवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हिंदू स्वराज, इंडियन होम रूल कंप्राइजेस ऑफ 20 शॉर्ट चैप्टर्स। इट इज रिटन इन अ डायलॉगिक फॉर्म बिटवीन द रीडर एंड द एडिटर ऑफ अ जनरल न्यूज़पेपर। जनरल न्यूज़पेपर की जब बात आती है, इसकी मैं एक अलग से लिस्ट बनवाऊंगा, किसने कौन सा पेपर निकाला, किसने कौन सा वीकली पेपर निकाला, किसने कौन से ऑर्गेनाइजेशन की थियोसॉफिकल सोसाइटी, 100 बार पूछा जाता है, बार बार वही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना वो अपने को थोड़ा सा एक जगह करनी है। बस इतना ही रखते हैं आज के लिए, ठीक है। थोड़े और क्वेश्चंस हैं बट मेरा हो गया है। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, मंडल कमीशन और ये सब हैं, शेड्यूल के बारे में है। दैट्स ऑल फॉर द डे यार। स्पेशल क्लासेस बाय मी एंड अदर एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी ऐप ऑन डेली बेसिस, ठीक है। आप इसको देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। आपको अगर और चाहिए और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं उसको बताइएगा। फर्स्ट क्लास थी तो मैं भी थोड़ा सा पता नहीं था मुझे कि कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कम अच्छा मिलेगा। सो दैट वॉज इट। तो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू, ठीक है। और आइडिया ये है कि एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच, कोई भी चीज मैंने ऐसी नहीं पढ़ाई है जो आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगी। बहुत ज्यादा स्क्रूटनाइज करके ला रहा हूं मैं क्वेश्चन, मतलब करीब 50 क्वेश्चंस देखे होंगे तब मुझे 15-20 क्वेश्चन मिले होंगे, ऐसा रेशियो रहता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वार्म विशेस। अगर कोई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो यूज द कोड DPJ10। पीडीएफ एक बार कंप्लीट हो जाए फिर पूरा दे देंगे, ठीक है, पूरा दे देंगे पीडीएफ का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से पीडीएफ मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ऐड होते जाने दो, क्योंकि जैसे ये पीडीएफ है तो अब इसमें 10-15 क्वेश्चंस बचे हैं, तो अब ये मैं भेज दूंगा तो आप उसको फिर मैं समझा कैसे पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं थोड़े हो जाने दो, पीडीएफ में दे दूंगा, कहीं जा नहीं रहा हूं, कहीं जा नहीं रहा हूं, आपको मिल जाएगी पीडीएफ।